रिसेंटली पुष्पक विमान का टेस्ट किया है जिसके सक्सेसफुल नताइज सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर पुष्पक विमान की वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। पुष्पक विमान दरअसल एक स्पेस शटल है जो खला में सैटेलाइट छोड़ने के बाद ज़मीन पर वापस लैंड करेगा और एक बार फिर से इसे यूज़ किया जा सकता है। पुष्पक विमान खला के अंदर जो है दूसरे ममालिक की जासूसी करने के भी काम आ सकता है और इसी के साथ साथ वक्त पड़ने पर दुश्मन ममालिक की सैटेलाइट को तबाह भी कर सकता है। इंडिया को यूज़ करना है कि वो चाइना को बिजी रख सके ताकि चाइना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे अपने आप को उस तरह से शेप ना कर पाए। यही वजह है कि इंडिया के ऊपर हमें इस तरह का रहम करम नजर आता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है वहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है और आपको स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया का बूम पकड़ता दिखाई देता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेपन इंडस्ट्री में भी। तो एक्चुअली समझने की ज़रूरत यह है कि वैसे कर कैसे पा रहे हैं। ये जो भी उनकी चाशनी है ये बनावटी है, ये रेडीमेड है, ये इंडिया की अपनी नहीं है। इंडिया की जो कोलैबोरेशन है राइट नो दे हैव अ गुड कोलैबोरेशन विद नासा दैट इज़ अमेरिकन स्पेस एजेंसी। तो इसके अलावा हमें अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। if we are interconnected with the international organizations which are working already in astrophysical technology and exchange of ideas, exchange of scientists, that may enrich our scientific technology regarding this science. It's totally remarkable कि वो लोग इतने बड़े अचीवमेंट्स कर रहे हैं। मीन्स कि उन्होंने चंद्रयान भेजा और वो एक ऐसा मिशन था जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुँच पाया और उन्होंने एक कम बजट में वहाँ पे पहुँच गए थे। तो इंडियन लोग ना आप कह सकते हो कि बड़े जुगाड़ी होते हैं, बहुत जुगाड़ लगा लेते हैं। मीन्स के वो कम बजट में वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो पहले उन्होंने मंगल मिशन भेजा था मार्स पे। जब आप रिसाइकिल करते हैं किसी भी शटल को, एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल को EVL इनको बोला जाता है, ELV सॉरी बोला जाता है, तो पैसे तो आपके बचते हैं। इलॉन मस्क ने बेसिकली पहला मरतबा ये मॉडल दिया था और वो काफ़ी परफेक्ट भी रहा है। ठीक है, अगर इंडिया उस टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं कि कॉपी कर रहा है, ये जेरोक्स बनाने की कोशिश कर रहा है तो अच्छी बात है। इससे ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को बूम मिलेगा, आप ज़्यादा विजिट्स को एक्नॉलेज कर पाएंगे अपनी रिसेंट ईयर्स के अंदर। उन्होंने अपने अंदर इसके बहुत सी एक ब्रांचेज इस्टेब्लिश की हुई हैं। एक उनका डिपार्टमेंट है दैट जस्ट फोकसिंग ऑन दी रॉकेट टेक्नोलॉजी कि रॉकेट किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, उसको लॉन्च करना है आपने, उसका एक वेट होता है, उसके एक खास एक पैरामीटर होते हैं, मैथमेटिकल पैरामीटर होते हैं, कुछ उसके फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। वेयर कंसर्न द सैटेलाइट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इसके लिए हमें एक सेपरेट इंजीनियर, सेपरेट एक हमारे एटमॉस्फेयर चाहिए। तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड द स्पेस टेक्नोलॉजी। कुरान में भी ये जिक्र आया कि अगर तुम ज़मीन के सरहदों से बाहर जा सकते हो तो जाओ। इसमें जो हमारी लोग हैं ना, हमारे पाकिस्तानी और इंडियन लोग, इनके दिल में बहुत जज्बा है और ये एक इनके अंदर वो एक दूसरे के साथ काम करना भी चाहते हैं और बड़ा प्यार और मोहब्बत। लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारे अंदर ऐसी यगानगत पैदा हो, क्योंकि अगर वो ऐसा हो जाएगा तो इनका जो एक कारोबार चल रहे हैं वो सारे ठप हो। पिछले कुछ वर्षों में इंडिया के वैज्ञानिक ने जो अंतरिक्ष विज्ञान में करिश्मा दिखाई है वो भी भाई देखने लायक है। क्योंकि आप हमेशा हर साल कुछ ना कुछ सुनते होंगे कि इंडिया ने इस समय चंद्रयान 3 लॉन्च किया, अब फिर इस अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं 4 यात्री और मिशन मंगल। इस तरह के जो है योजनाओं को आप देख चुके हैं और इस पर हमारे जो वैज्ञानिक हैं उसको काफ़ी सफलता भी मिला है। टोटल मिलाकर देखा जाए तो इस समय आसपास के एशिया में चाइना के बाद अब इंडिया ही है जो कि स्पेस में इतना आगे जा चुका है। अंतरिक्ष विज्ञान में इंडिया जो है और अब ये सफलता जो हासिल किया है स्पेस शटल का, भाई इससे इंडिया जो है काफ़ी बचत करेगा। जितने भी रॉकेट लॉन्च करेगा इससे इंडिया का जो है बार बार पैसे जो लगाने की बजाय जो स्पेस शटल होगा जो छोड़ के रॉकेट को वापस आ जाएगा और इंडिया ने इसका सफल परीक्षण किया है। इस पर भाई साहब ने क्या कहा पाकिस्तान के व्यक्ति ने, आप इस पर ये बात जो है सुनने लायक है, जरूर सुनिए। पहले जितनी भी सैटेलाइट रॉकेट के जरिए लॉन्च की जाती हैं, रॉकेट जो है वो वापस नहीं आता, खला में तबाह हो जाता है या कहीं और समंदर वगैरह पर गिर जाता है। लेकिन ये जो स्पेस शटल इंडिया की जानिब से बनाई जा रही है, इसरो की जानिब से, ये खला में जाएगी, वहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद दोबारा ज़मीन पर लैंड करेगी। इसके कुछ टेस्ट किए गए हैं लेकिन वो जो टेस्ट हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। क्या कहेंगे हमारा हमसाया मुल्क भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ पर खड़ा है और हम कहाँ पर आज खड़े हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि इंडिया ऐसा कर कैसे पा रहा है। मैं इसमें कोई प्रो पाकिस्तानी होने के ज़रिए कोई ऐसा ओपिनियन नहीं देना चाह रहा। अगर हम जियो पॉलिटिक्स पर नज़र रखें ना,
तो हम सबको पता है कि इस खित्ते के अंदर कभी भी इतना पोटेंशियल नहीं रहा है आफ्टर द कॉलोनाइजेशन कि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स खुद ही कर पाता। अगर ऐसा होता तो इंडिया अपनी 60 साल तारीख को पुरानी को देखे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो उन्होंने कभी इतनी जरूरत भी नहीं की, बल्कि वो तो इतने क्या कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे कि वो अपने उस बॉर्डर को का डिफेंस कर पाते जो कि चाइना के साथ लगता है। जबकि पिछली दहाइयाँ यानी सन 2000 से पहले तक जितना हमारा पाकिस्तान का खिता था, आपको नज़र आता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोलिटिकल स्टेबिलिटी थी। हम भी बहुत प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, स्पार्को उसी के अंदर आ सका, और उसके अलावा हमने कुछ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स भी किए, और अब इंडिया ऐसा कर पा रहा है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि पहले पाकिस्तान अमेरिकन कम पे हुआ करता था, पाकिस्तान के ऊपर रहम करम था, इसलिए जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती थी पाकिस्तान के अंदर होती थी। हाँ, हमारे यहाँ इस तरह उस मॉडल के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी जिस तरह इंडिया के यहाँ हो रही है। हमें पैसे मिलते थे ऑपरेशंस करने के लिए, मतलब हमने कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन किया, उसके मद में पैसे मिल गए, या इस तरह के कुछ कॉजेज़ को लेकर। अब वो एक्चुअली ये है कि अब चूंकि वो पहले तो अमेरिका को तेल चाहिए था, और तेल के लिए पाकिस्तान एक बेस्ट ऑप्शन था कि अगर इराक पे हमला करना है तो पाकिस्तान इस बेस बन जाए, अगर अफगानिस्तान को इन्वेड करना तो पाकिस्तान एक बेस बन जाए। अब मामला ज़रा बदल गया है। अब चूंकि चाइना एक बड़ा हरीफ बन के उभर रहा है इस खित्ते के अंदर अमेरिका के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। तो पाकिस्तान उसके लिए एक बेस्ट प्लेयर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ ना कुछ बहरहाल फॉरेन जो पॉलिसीज़ हैं वो चाइना की तरफ इंक्लाइंड है। दैट इज़ वाई पाकिस्तान इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। तो इंडिया इज़ दी ओनली ऑप्शन, क्योंकि इंडिया के बहरहाल कुछ तनाव भी पीछे रह चुके हैं। तो इंडिया को यूज़ करना है कि वो चाइना को बिजी रख सके, ताकि चाइना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे अपने आप को उस तरह से शेप ना कर पाए। यही वजह है कि इंडिया के ऊपर हमें इस तरह का रहम करम नजर आता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, वहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है, और आपको स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया बूम पकड़ता दिखाई देता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेपन इंडस्ट्री में भी। तो एक्चुअली समझने की ज़रूरत ये है कि वैसे कर कैसे पा रहे हैं। ये जो भी उनकी चाशनी है ये बनावटी है, ये रेडीमेड है, ये इंडिया की अपनी नहीं है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी होने के नाते कि इंडिया को गिराने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने भी अगर कुछ तरक्की हासिल की थी बेशक तो अमेरिका के पैसे पे की थी, आज इंडिया वो कर रहा है। तो अगर जितनी भी तरक्की है उनको अगर आप इस पर्सपेक्टिव में देखो तो आपको वो एक फीकी नज़र आएगी। हाँ, बहरहाल ठीक है, हमारा हमसाया है, हमें उनको कुछ मोटिवेट होने की ज़रूरत है, लेकिन हम जितना भी मोटिवेट हो लें, जब तक हम इस गेम को नहीं समझेंगे और अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि हम अमेरिका की झोली से अपने आप को आज़ाद कर लें, तो मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है हमारे लिए कि हम एक सुई बेस पे। आपने बात की कि इंडिया को अमेरिका की सपोर्ट है, लेकिन आप ये देखें कि इंडिया बहुत सारे जो मिशंस हैं वो अमेरिका की मदद के बगैर कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन उनका देख लें जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। इसके अलावा वो गगनयान मिशन भी लॉन्च करने वाले हैं। 3 से 4 वो अपने एयरफोर्स के जो लोग हैं वो खला में भेजेंगे, वहाँ पे वो 3-4 दिन गुजारेंगे, वहाँ पे स्टडी करेंगे और उसके बाद ज़मीन पर वापस आएंगे। डेफिनेटली जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डेवलप कंट्रीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कि मैं इंडिया की बड़ाई कर रही हूँ या इंडिया की तरफदारी कर रही हूँ, कम से कम वो कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन आज तक हम अपनी एक सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर पाए। हम हर चीज़ के लिए चाइना के मोहताज हैं। नहीं, देखिए, इसमें ना समझने की ज़रूरत ये है कि देखिए, एक बच्चा होता है ना छोटा सा, तो उसको माँ चलना सिखाती है, फिर जब वो सीख जाता है तो फिर ऐसा नहीं कि माँ हर वक्त उसके साथ होगी, उसकी उंगली पकड़ के उसे चलाएगी। तो सेम केस कंट्रीज़ का होता है। देखें, ये जो सैटेलाइट स्टेट्स का मॉडल है ना अमेरिका का, कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ होंगी जो कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होंगी, उसमें जापान आ जाता है, उसमें नॉर्थ कोरिया आ जाता है, उसमें साउथ कोरिया आ जाता है। ये कंट्रीज़ तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, जिनकी मिलिट्री को भी अमेरिका ने ऑन किया। लेकिन उसके बाद कुछ ग्रे एरियाज़ भी हैं कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जाके फॉर एग्जाम्पल कभी पाकिस्तान था, आज इंडिया है, जिनकी इकोनॉमी को अमेरिका जो बूम करने की कोशिश करता है उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, देखें, सवाल अगर तो ये है कि अगर वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो बहरहाल अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि एक वीक आर्गुमेंट है और ये एक सरफेस लेवल थिंकिंग होगी कि हम ये देखेंगे चलें यार वो उस बैसाखियों के सहारे भी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए, जब आप चल ही बैसाखियों के सहारे रहे हैं तो फिर जाहिर बात है बैसाखियाँ आप एक कदम रखेंगे तो अगला पैर आप खुद ही उठा के रखेंगे ना। तो अगर इस सारे सिनेरियो में 2-4 मिशन उन्होंने ऐसे कर लिए हैं जो कि उनकी अपनी कह सकते हैं कि इंटेलेक्ट से आया, तो इट्स नेचुरल थिंग। अगर मुझे आप रिसोर्सेज देंगे और मैं उनके सहारे अपने आप को बिल्ड करूंगा, फिर जाहिर बात है इंटेलेक्ट मेरे पास आएगा और मैं कुछ ऐसे कर भी लूँगा। इसरो अब ये जो स्पेस शटल पर काम कर रहा है, कहा जा रहा है कि 2030 तक ये फुल्ली जो है फंक्शन में आ जाएगी। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्योंकि इंडिया का मानना ये है कि इससे जो है रॉकेट बनाने का खर्चा भी बचेगा और इसके साथ साथ जो रॉकेट लॉन्च में खर्चा आता है उसमें 10 गुना कमी आ जाएगी। तो इंडिया के इस मेन प्रोजेक्ट पर आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगे जो आज का हमारा मुद्दा है? देखिए, ये बात तो उनकी दुरुस्त है, क्योंकि जब आप रिसाइकिल करते हैं किसी भी शटल को, एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल को EVL इनको बोला जाता है, ELV सॉरी बोला जाता है, तो पैसे तो आपके बचते हैं। इलॉन मस्क ने बेसिकली पहला मरतबा ये मॉडल दिया था और वो काफ़ी परफेक्ट भी रहा है। ठीक है, अगर इंडिया उस टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं कि कॉपी कर रहा है, ये जेरोक्स बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छी बात है। इससे ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को बूम मिलेगा, आप ज़्यादा विजिट्स को एक्नॉलेज कर पाएंगे अपनी रिसेंट ईयर्स के अंदर। और 2030 तक अगर उन्होंने इसको अकम्प्लिश करने की बात की है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, क्योंकि इस हद तक अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो स्टेबलाइज हो चुकी है कि इतने कम वक्त में इसको किया जा सकता है।
अमेरिका एक ऐसा ताकतवर देश है जो दूसरे देश को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है और इतिहास में इसके कई उदाहरण देख चुके हैं। इस समय जापान भी उसी के इशारे पर लगभग चलता है। इज़राइल पूरा का पूरा लगभग जो है अमेरिका इशारे पे चलता है और दुनिया के ऐसे कई देश जिसका अमेरिका ने पहले तो साथ दिया, उसके बाद उसे बर्बाद कर दिया। इसलिए इस भाई साहब ने ये कहा कि इंडिया जितनी भी तरक्की कर रहा है उसमें अमेरिका का भी हाथ है। अमेरिका इसे चाइना के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा है। जबकि ये बात कुछ हद तक सच हो सकता है, लेकिन इस समय हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है कई योजना जो है बिना किसी अमेरिका के सहायता से करते हैं और कई योजना तो बनाते हैं जिसमें अमेरिका होता नहीं है, बल्कि अमेरिका को चुनौती देने के लिए होता है। ब्रिक्स जैसे जो संस्था है बनाया है इंडिया ने कई देशों के साथ मिलकर, G20 बनाया है, ये सब क्या है? अमेरिका को चुनौती देने के लिए बनाया गया है। और जहाँ तक है स्पेस साइंस की बात, तो जो इंडिया है वो दुनिया के दूसरे देश का साथ लेता भी है, जैसे फ्रांस का लेता है, रसिया का लेता है और अमेरिका का साथ लेता है पर बहुत कम लेता है। और ये मैं नहीं कह सकता टोटली कि इंडिया जो है इस समय अब सिर्फ आत्मनिर्भर, हाँ ये करता है कि दूसरे की मदद लेता है, लेकिन उसमें इंडिया अपनी नीति स्वतंत्र रखता है। और अमेरिका के लिए तो ये बात माननी पड़ेगी कि अमेरिका का साथ धीरे धीरे इंडिया इन सभी चीज़ों में इतना नहीं ले रहा है। ये जरूर कर रहा है कि दूसरे देश से आकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे। और भले अमेरिका ये सोचता हूँ कि भारत जो है चाइना का काउंटर है, पर भारत ऐसा कभी नहीं है।